नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी मेंस की कंप्यूटर की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करा दिया है। आप लोग जो बच्चे जो है इस वीडियो को नहीं देखे हैं बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल मैं बेसिक से कराया हूँ और बहुत ज़्यादा करा डिटेल में कराया हूँ, ताकि जो कोई भी जो है टेक्निकल वर्ड जैसे कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन का होता है, इनपुट आउटपुट, इंस्ट्रक्शन, कमांड, प्रोग्राम, हार्डवेयर इत्यादि जो टेक्निकल वर्ड है कंप्यूटर में कहीं न कहीं शुरू से अंत तक ये चले ही आएंगे वर्ड। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कराने की कोशिश किया है इस वीडियो में। अतः जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं आप लोग उसे ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है यूपीएससी जो सिलेबस है उसकी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं कराऊंगा। जो मैं बुक आप लोगों को शो कर रहा हूँ, यानी यूथ पब्लिकेशन की यूपीएससी मेंस के, इसमें जो है थोड़ा सा जो है सीरियल वाइज नहीं दिया है और उसके साथ ही साथ कुछ टॉपिक जो है मिस कर दिया है। तो मैं बिल्कुल उसे ऐड भी किया हूँ और उसके साथ साथ सीरियल वाइज आप लोगों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ जो कंप्यूटर है इसमें आप लोगों को 2 लेक्चर मिलेगा। ये इसका जो है फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आप लोगों को जो है जनरेशन जो है कंप्यूटर का जो फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी तक कराए देंगे। उसके बाद बहुत सारे हैं जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ, डिजिटल जिसे एनालॉग कंप्यूटर हुआ, एम्बेडेड। इसके बाद लेक्चर में आएगा जिसमें आप लोगों को टैबलेट भी मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में साफ साफ लिखा है कि टैबलेट भी यानी जो स्मार्टफोन है इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट में कराऊंगा और बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। आप लोग निश्चित रहिए, अगर आप लोग हमारे साथ जो है 2 से 3 मंथ टाइम दे देते हैं तो एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे कि अभी जूनियर असिस्टेंट का जब होगा और जो जूनियर इंजीनियर हुआ, इन सभी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का। तो यानी कंप्यूटर के विकास को हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जो है विकास कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का विकास या कह सकते हैं अवधारणा कहाँ से हुई, तो अबेकस, यानी जो अबेकस है इसे हम लोग बिल्कुल देखेंगे। तो अबेकस दुनिया का सबसे पहले जो है गणना यंत्र है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस। ध्यान रखना है, जो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस पूछेगा तो आप लोगों को सिंपल बताना है कि कौन है अबेकस। इसे जो है प्राचीन बेबीलोन जो है या कहीं कहीं पर जो है चाइना भी मिलता है, तो ध्यान रखना है इसे जो है प्राचीन बेबीलोन में बनाया गया था। इसमें क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसे हम लोग देखेंगे। तो ये जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी जो है दे दूंगा हमारे टेलीग्राम पर, जैसे कि मैं इसका इमेज लेकर आया हूँ। तो ये इसका जो है अबेकस है, देखने में इस प्रकार लगता है। तो जो ये फ्रेम है इसमें जो है लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है, जिसमें जो है तार लगा है और इसमें जो है बिट्स यानी जो गोलियां हैं यह लगी होती है। कार्य कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे कि इकाई का अंक यानी जो यूनिट होता है अगर दे दिया मतलब कि, तो उसमें एक जो बिट्स है उसे आप लोगों को खसकाना होगा। अगर टेंथ यानी जो दहाई हो गया, इसके लिए आप लोगों को 2 जो बिट्स है यानी जो ये गोलियां हैं इसे आप लोगों को खसकाना होगा। अगर सैकड़ा के लिए तो सैकड़ा के लिए 3, इसी प्रकार 1000 यानी 1000 के लिए जो है 4। तो जैसे आप लोगों को मान लीजिए 123 लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को जो लिखा हूं मैं उसे बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में 123 आप लोगों को कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 123 जिसे लिखना है, तो इकाई का अंक इसमें क्या है, 3 है, दहाई का है 2 और सैकड़ा का 1 है। तो आप लोग जो है इकाई का अंक इसमें जो है 1 2 3 इसे जो है 3 बिट्स खिसका देंगे। उसके बाद जब सैकड़ा दहाई का आएगा तो इसमें नहीं खिसकाएंगे, इसके बाद ऊपर जो है इसमें जो है 2 था इसमें, तो 2 इसे इस बिट्स को खिसका देंगे। उसके बाद इसी प्रकार जो है सैकड़ा का इसमें आप लोगों 1 बिट्स इसे खिसका देंगे। तो इसी प्रकार आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी
जो इसमें छड़े जो गोलियां लगी हैं इसी को खिसकाकर जो है इसे कैलकुलेट किया जाता था। यानी इसमें क्या कर सकते थे, गुणा कर सकते थे, जोड़ घटाव कर सकते थे, यही कार्य कर सकते थे। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो है लॉजिकल कोई नहीं कार्य किया जा सकता था, यह इसका फंक्शन यानी कार्य था। तो ध्यान रखना है, जो अबेकस है यह दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र है, यानी जो कैलकुलेशन कर सकता था। तो कैलकुलेट क्या हुआ, जोड़ घटाना गुणा भाग तो हुआ, तो यही तो हुआ। तो यह क्या है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसे कहाँ बनाया गया था, तो प्राचीन जो बेबीलोन है यहाँ पर बनाया गया था। इसमें क्या लगा होता है, तो वायर अभी हम लोग देखे हैं, जो तार होता है, और इसी तार में तो जो बिट्स यानी जो मड़ियाँ हैं या गोलियाँ हैं, यही तो मतलब कि पुराई जाती हैं, यानी यही जो गोलियाँ हैं मतलब कि मड़ियाँ जो लगाई जाती हैं। इन जो मोतियों को आप लोग इधर उधर सरकार के यानी कैलकुलेटिंग यानी गणना कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जो आप लोगों को गणना करना होगा या घटाना होगा, तो जो मोतियाँ हैं इन्हीं को आप लोगों को खिसका कर करना होता है। इसलिए इसे जो है दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम लोगों को कंप्यूटर के इतिहास में। अब देख लेते हैं पास्कल लाइन। यह रहा पास्कल लाइन। इसे जो है फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1642 ईस्वी में बनाया गया था। तो फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्हीं के द्वारा जो है 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन का जो है आविष्कार किया गया या बनाया गया। यह जो पास्कल लाइन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी यांत्रिक गणना यंत्र था। जो पास्कल लाइन है किस प्रकार का गणना वाला यंत्र है, तो मैकेनिकल है, यानी जो यांत्रिक तरीके से कार्य किया जा सकता था इस पर, यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह केवल जो है एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, यही कार्य जो है कर सकता था। इसलिए इसे जो है एडिंग मशीन भी कहा गया है। तो ध्यान रखना है, जो पास्कल लाइन है इसमें केवल जोड़ और घटाव के कारण ही इसे जो है एडिंग मशीन यानी जो जोड़ने वाली मशीन है यह कहा गया है, क्योंकि यह इसमें केवल जोड़ और घटाव ही होता था। यह किसकी बनी होती थी, तो यह जो है मेटल यानी धातु की बनी होती थी जो पास्कल लाइन है। और पास्कल लाइन में जो है घूमने वाले पहिए यानी रोटेटिंग जो व्हील है यहीं लगे होते हैं। यही जो व्हील है इसमें है जो व्हील लगे होते हैं दो या कई प्रकार मतलब कई व्हील लगे होते हैं, जैसे कि मैं इमेज ले के आया हूँ, जिससे कि ये रहा पास्कल लाइन। इसमें देखिए व्हील लगा हुआ है ये, और इसी व्हील में जो है प्रत्येक व्हील में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी होती थी। जैसे ही एक चक्कर ये लगा लेगा तो एक जो है मतलब कि उसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि जब ये पहिया जब एक कोई भी पहिया जो है एक चक्कर जो है यानी पूरा चक्कर जो है घुमा ले, मतलब कि जब एक पूरा चक्कर घूमता था तो जो अगला पहिया होता था वह अपने आप एक बढ़ जाता था। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसमें विभिन्न मतलब कि कई पहिए लगे होते थे, तो जब एक पूरा चक्कर यानी जब 10 स्टेप कोई भी पहिया एक जो है घूम जाता था तो अगला जो पहिया होता था वो अपने आप जो है एक बढ़ जाता था। जैसे कि आज के कंप्यूटर में कैरी अपने आप हो जाता है। ये रहा जो है पास्कल लाइन। इसमें जो है पहिया लगा होता है, इसमें जो है पहिला यानी जो व्हील होता है यह लगा होता है। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है। ये प्रत्येक व्हील में जो है 0 से 9 तक जो है मतलब 0 से 9 तक की जो संख्या है यह लिखी होती थी। और यह जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, केवल और केवल यह जोड़ और घटाव का कार्य कर सकता था, इसलिए इसे जो है एडिंग मशीन की संज्ञा दी गई है। तो ये रहा पास्कल लाइन। अब देख लेते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, इन्होंने ही जो है 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह 1822 ईस्वी में। किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने किया। यह जो मशीन होती थी यह किससे चलती थी, तो स्टीम से चलती थी और यह गणनाएं कर सकती थी। तो यह जो मशीन है स्टीम से चलती थी और इसके साथ ही साथ यह गणनाएं भी कर सकती थी। और बाद में 1842 ईस्वी में इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन बनाया। तो सबसे पहले जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। उसके 20 साल बाद
1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बनाया। जो एनालिटिकल इंजन होता था यह जो है पंच कार्ड के जो निर्देश होते हैं उसी पर कार्य करती थी या उसी पर जो है यह चलती थी। इसमें क्या कार्य होता था, जैसे कि जोड़ हो सकता था, घटाव हो सकता था, गुणा हो सकता था, भाग हो सकता था। ये जैसे चारों जो मूल गणनाएं हैं यह मशीन क्या कर सकती है, कर सकती थी। इसी कारण जो है इसे एनालिटिकल इंजन को दुनिया का जो है पहला फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता था, यह माना गया। तो ध्यान रखना है, जो एनालिटिकल इंजन है इसे जो है दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर माना गया, क्योंकि जो है मशीन जो है यह थी पंच कार्ड पर कार्य करती थी। इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे चारों जो मूल गणनाएं हैं यह कर सकती है, इसलिए जो है इसे फर्स्ट कंप्यूटर माना गया दुनिया का। ये रही जो है एनालिटिकल इंजन, या कह सकते हैं जो डिफरेंस इंजन है, इस प्रकार देखने में होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने ही जो है इस मशीन में पहला प्रोग्राम लिखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन के रूप में बनता है कि यह फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है, जिन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन में पहला जो है अपना प्रोग्राम दिया, इसीलिए इन्हें जो है दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो किसे दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, तो लेडी जो एडा अगस्टा है इन्हें ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में बनता है, आप लोग उस पहले में बता दे रहा हूँ। इन्होंने ही जो है बाइनरी सिस्टम, यानी जो 0 और 1 की जो संख्या सिस्टम होती है उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो है कंप्यूटर कार्य करता है, इसका जो है विचार दिया था। किन्होंने दिया था, तो लेडी एडा जो अगस्टा है इन्होंने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हें जो है फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा ने ही जो है एनालिटिकल इंजन में फर्स्ट प्रोग्राम डाला था, इसीलिए इन्हों जो है फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया। इन्होंने ही जो है बाइनरी सिस्टम का विचार भी दिया। यहाँ तक आप लोगों को जो है आई थिंक समझ में आ गया होगा। नोट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्हें ही जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट कंप्यूटर दुनिया का कहा गया था एनालिटिकल इंजन, इसी का जो आविष्कार किया है यह चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इन्हें जो है दुनिया का, या कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, चार्ल्स बेबेज जी को। आप देख लेते हैं सेंसस टेबुलेटर, तो नाम में ही पता चल रहा है सेंसस क्या नाम है, यानी सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। तो कहीं ना कहीं ये जनगणना के रिलेटेड तो ही होगा। तो जो सेंसस टेबुलेटर है यह जो है 1890 ईस्वी में अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे हरमन होलरीथ, इन्हीं के द्वारा जो है यह मशीन बनाई गई थी। कौन सी, सो सेंसस टेबुलेटर। यह जो मशीन थी एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन थी। जो सेंसस टेबुलेटर है यह एक विद्युत मशीन थी, यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन थी। इसे जो है अमेरिका के जनगणना यानी सेंसस के डेटा को जल्दी प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था, तो जनगणना के लिए। इसके नाम में ही है, आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि इसका जो कार्य क्या था, तो अमेरिका में था। किसके लिए बनाया गया था, तो जनगणना सेंसस के डेटा को जल्दी प्रोसेस करने के लिए। इसमें भी जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। जिसमें डेटा को छिद्र यानी होल बनाकर रखा जाता था। इन पंच कार्ड जो रीडर है इसे पढ़ा जाता था। तो सेंसस जो टेबुलेटर है इसमें जो पंच कार्ड है इसका इस्तेमाल हुआ, और जो पंच कार्ड है इसी में जो है डेटा जो है यह छिद्र यानी होल जो है इसी के माध्यम से बनाकर रखा जाता था। इन पंच कार्डों को जो है पढ़ने के लिए पंच कार्ड जो रीडर है इसे बनाया गया। पंच कार्ड का इस्तेमाल जो है पहले कपड़ा बुनाई यानी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसमें मशीनों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था। बाद में जो है इन्हीं पंच कार्डों को बाद में इन्हीं जो पंच कार्डों से कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की तकनीकी विकसित हुई, यानी मेमोरी सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था जो सेंसस टेबुलेटर है। इस प्रकार जो पंच कार्ड है, अब थोड़ा सा हम लोग इसे देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से जो है मेमोरी कार्ड की शुरुआत होती है। तो पंच कार्ड यह क्या होता था, एक कागज का कार्ड होता था।
तो पंच कार्ड क्या है? एक कागज़ का कार्ड होता था जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे होल होते थे। यानी जो पंच कार्ड होता है इस पर जो है बहुत छोटे छोटे छेद बनाए जाते थे। इन जो छेद होते थे इन्हीं के जरिए जो है डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में डाले जाते थे। तो ध्यान रखना है, पंच कार्ड कुछ नहीं है, यह कागज़ का ही एक कार्ड होता था जिसमें जो है छोटे छोटे होल बनाए जाते थे और इन्हीं जो छोटे छोटे होल हैं इन्हीं के माध्यम से जो डेटा या कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है यह कंप्यूटर में डाले जाते थे। छेद बनाने के लिए जो है पंच मशीन, पढ़ने के लिए जो है पंच कार्ड रीडर होता था। एक कंप्यूटर की जो है पहली मेमोरी थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पंच कार्ड है इसका जो उपयोग है सबसे पहले डॉक्टर हरमन होलरीथ ने किया था साल 1890 ईस्वी में अमेरिका की जनगणना यूएस सेंसस के आंकड़ों के गिनने के लिए। तो ये था पंच कार्ड। ये देख लीजिए, एक कागज ही थे, कागज का टुकड़ा या कह सकते हैं कागज का कार्ड जिसमें विभिन्न टाइप के होल होते थे। इन्हीं जो है होल के माध्यम से डेटा स्टोर किया जा सकता था। आप लोगों को इसे ध्यान रखना है पंच कार्ड को। अब देख लेते हैं कोलोसस कंप्यूटर को। तो 1943 से 1944 ईस्वी में ब्रिटेन में इसका जो है आविष्कार हुआ था। 1943 से 1944 के मध्य। कहाँ पर? कोलोसस का, तो ब्रिटेन में। आविष्कारक कौन थे? तो इंजीनियर जो थे टॉमी फ्लावर्स। कोलोसस को द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसी के दौरान जो है ब्रिटेन में बनाया गया था। तो जो कोलोसस कंप्यूटर है इसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड का था इसी के दौरान जो है बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो इंजीनियर टॉमी फ्लावर्स के द्वारा। कहाँ पर बनाया गया? तो ब्रिटेन में। और कब बनाया गया, इन टाइम कब था या टाइम पीरियड कब था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 1943 से 1944 के मध्य। इसका जो उद्देश्य था यह था कि जर्मन सेना के जो गुप्त कोड है इसको तोड़ना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जो कोलोसस कंप्यूटर है इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो जर्मन सेना के जो गुप्त कोड है इन्हें तोड़ना था। तो इस प्रकार देखने में था यह कोलोसस जो है। इसकी जो विशेषताएं होती थी यह इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें लगभग 2000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। ध्यान रखना है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसमें 2000 से अधिक जो है वैक्यूम ट्यूब लगे थे। यह कंप्यूटर विशेष उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया था। यह जो है लोरेंज चिप पर मशीन के द्वारा किए गए इनक्रिप्टेड जो संदेश होते थे इन्हीं को डिकोड करने के लिए कार्य करता था। यानी यह जो है लोरेंज चिप पर मशीन के द्वारा भेजे गए इनक्रिप्टेड संदेशों को डिकोड करता था। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो कोलोसस ने जो है ब्रिटेन को जर्मन कोड को जो है तोड़ने में मदद की और युद्ध में जो है जीत में बड़ा योगदान दिया। तो कोलोसस जो है ब्रिटेन को जो है जर्मन कोड तोड़ने में भी मदद की और साथ ही साथ युद्ध में जीत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। यह कंप्यूटर जो है आगे चलकर ENIAC और EDIAC जैसे जनरल पर्पज कंप्यूटर को भी प्रेरणा दिया। देख लेते हैं अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को, AGCQ। इससे जो है UPSSC के द्वारा क्वेश्चन बन चुका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। AGC वर्ष 1966 है। अपोलो गाइडेड कंप्यूटर AGC वर्ष 1966 और 1969 में जो है विकसित किया गया, यानी जो है बनाया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया? तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अब किस संस्थान के द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा देश था? तो अमेरिका था। और जो संस्थान था वो था MIT। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी फॉर नासा के द्वारा। आप लोग MIT है, माफ कीजिएगा, MIT इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी के द्वारा जो है बनाया गया था, जो नासा के ही अंतर्गत आती है। तो 1966 से 1969 के मध्य जो है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर नासा के द्वारा कह सकते हैं या MIT जो इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी है इसके द्वारा बनाया गया था, जो है USA में। यह कंप्यूटर जो है नासा के अपोलो प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। इसका जो उपयोग है अपोलो जो स्पेसक्राफ्ट था और लूनर मॉड्यूल यानी जो चंद्र मॉड्यूल है उसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो है चंद्रमा पर उतरने
यानी मून लैंडिंग जो 1969 के मध्य हुई थी, इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर कुछ नहीं है, यह नासा के द्वारा जो है बनाया गया 1966 से 1969 के मध्य जो है बनाया गया था। यह जो कंप्यूटर है यह अपोलो जो प्रोग्राम था उसी का एक हिस्सा है। इसका जो उपयोग है अपोलो स्पेसक्राफ्ट और लूनर मॉड्यूल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इन्हें जो है चंद्रमा पर उतरने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी जो विशेषताएं हैं, मेन फीचर है, यह क्या थे, तो यह जो है पहला कंप्यूटर था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो चिप होती है इसका उपयोग हुआ था। तो इंटीग्रेटेड जो चिप होती है इसका प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया, तो पहला कंप्यूटर था जिसमें किया गया। इसका जो वेट था 70 पाउंड या 32 किग्रा कह सकते हैं। इसका जो लगभग जो है आकार यानी साइज, बिल्कुल इसका जो साइज होता है 1 क्यूबिक फुट, छोटे बॉक्स जितना था। तो 1 क्यूबिक फीट इसका साइज था। इसमें डिस्प्ले और कीबोर्ड इंटरफेस, कुंजी पटल और डिस्प्ले का प्रयोग होता था। इसकी जो क्लॉक स्पीड है ये 2.048 मेगाहर्ट्ज थी। तो अपोलो जो गाइडेंस कंप्यूटर है इसकी जो मेन फीचर यही है कि यह जो है इसमें आईसी चिप का जो है प्रयोग हुआ। इसका वेट 32 किग्रा या 70 पाउंड कह सकते हैं। इसका जो साइज था 1 क्यूबिक फीट था। इसमें जो है डिस्प्ले और कीबोर्ड इंटरफेस का भी प्रयोग हुआ और साथ ही साथ इसकी जो क्लॉक स्पीड थी 2.048 मेगाहर्ट्ज थी। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग आईसी चिप को अगले मतलब कि देखेंगे। इसमें जो है आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप है, इसका प्रयोग हुआ था, कब हुआ था, तो थर्ड पीढ़ी में किया गया था। हम लोग बिल्कुल देखेंगे डिटेल में, इसमें आ गया था। इसमें जो है 2K वर्ड ऑफ रैम और 36K वर्ड ऑफ रोम कोर रोप मेमोरी थी। तो इसमें मेमोरी के रूप में कह सकते हैं 2K वर्ड के रूप में रैम और 36K वर्ड के रूप में रोम थी। यह लगभग जो है 64 KB जो डेटा है उसे जो है स्टोर कर सकता था। इसकी जो पावर कंजम्पशन थी लगभग 55 वाट थी। तो जो पावर कंजम्पशन थी 55 वाट। डेटा स्टोर करने की जो क्षमता थी यानी कैपेसिटी 64 KB। इसमें जो है 2K वर्ड ऑफ रैम एंड 36K वर्ड ऑफ रोम थी। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस इसका क्या है इसे देख लेते हैं। तो यह कंप्यूटर जो स्पेस नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार था। इसने जो है नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन को जो है 1969 में चंद्रमा पर जो है सुरक्षित उतारने में मदद की। तो जो नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन थे इन्होंने ही सबसे पहले चंद्रमा पर लैंडिंग किया था, यानी अपना पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रांग इन्होंने रखा था जो एक किस कंप्यूटर के माध्यम से, सॉरी कंप्यूटर कर रहे हैं, जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर है यह जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें जो है। तो 1969 में जो है चंद्रमा पर सुरक्षित उतारने में भी यह मदद किया है कंप्यूटर। यह जो है रियल टाइम का कंप्यूटिंग सिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर था यह रियल टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन को 1969 में चंद्रमा पर सुरक्षित उतारने में भी एजेसी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देख लेते हैं AT&T। इसका जो पूर्ण रूप होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। AT&T को स्थापना 1885 ईस्वी में होती है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। तो स्थापना कब होती है 1850 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है, तो अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल है इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है बेल टेलीकॉम कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में। तो स्थापना 1885 में होती है AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा बेल टेलीफोन कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में। इसका जो मुख्यालय था डलास टेक्सास जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। 1885 ईस्वी में जो है AT&T को बेल टेलीफोन कंपनी की एक सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था ताकि जो है यह लंबी दूरी की जो टेलीफोन सेवाएं हैं यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस है इसे जो है संचालित किया जा सके। तो इसका जो मेन कार्य क्या था कि AT&T को बेल टेलीकॉम कंपनी की जो है सहायक कंपनी के रूप में इसलिए बनाया गया था ताकि जो है यह लंबी दूरी की जो टेलीफोन सेवाएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो
टेलीफोन सर्विस होती हैं, इनका जो संचालन है आसानी रूप से किया जा सके। बेल सिस्टम का यह हिस्सा थी जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में AT&T ने अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीफोन नेटवर्क कंपनी के रूप में कार्य किया, जिसे बेल सिस्टम कहा गया। जो बेल सिस्टम है, बेल सिस्टम का हिस्सा थी यह, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में AT&T ने अमेरिका की सबसे बड़ी जो टेलीफोन नेटवर्क कंपनी है इसके रूप में कार्य किया, जिसे बेल सिस्टम कहा गया। मोनोपॉली का यानी एकाधिकार इसका था। तो A&T जो कंपनी है इसके पास पूरे जो अमेरिका है इसमें जो है टेलीफोन सेवा का लगभग एकाधिकार यानी मोनोपॉली था, यहाँ कह सकते हैं। इसे जो है माँ बेल यानी मदर बेल के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखना है, A&T जो कंपनी है इसे माँ बेल के नाम से भी जाना जाता था। 1982 देख रहे हैं, 1982 है, 1885 ईस्वी में तो स्थापना होता है, लेकिन 1982 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, ब्रेकअप यानी विभाजन। अमेरिका न्याय विभाग यानी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो है AT&T के मोनोपॉली को तोड़ने के लिए MFG मॉडिफाई फाइनल जजमेंट, यह जो है संशोधित अंतिम निर्णय जारी किया। क्यों जारी किया? ये इसका जो था उस समय जो है मोनोपॉली यानी एकाधिकार था, तो अमेरिका चाहता था इसका जो है एकाधिकार समाप्त हो और जो बड़ी बड़ी और जो अन्य कंपनियां हैं, क्षेत्रीय कंपनियां हैं, उन्हें मौका मिले। इसीलिए 1942 ईस्वी में इसका विभाजन कर दिया। मतलब अभी विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन करने के लिए जो है फाइनल जजमेंट आया था 1982 ईस्वी में। तो 1982 ईस्वी में ब्रेकअप विभाजन, इसमें जो है अमेरिकी न्याय जो विभाग है यानी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने A&T कंपनी के जो मोनोपॉली है इसे तोड़ने के लिए MFG मॉडिफाई फाइनल जजमेंट जो है जारी किया था। टूटा नहीं है, जारी किया था 1982 ईस्वी में। इस निर्णय के अनुसार 1984 ईस्वी में, ध्यान रखना है कब, 1984 ईस्वी में AT&T को 7 जो रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी हैं जिसे RBOCS के रूप में बांटा गया था, इनमें जो है तोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है, जो जारी किया या कह सकते हैं मॉडिफाई फाइनल जो जजमेंट आया 1982 ईस्वी में, लेकिन इस निर्णय के अनुसार ही 1984 ईस्वी में AT&T जो टी कंपनी है इसे 7 रीजनल जो बेल कंपनियां थी जिसे RBOC यानी रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी, रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी जिसका पूर्ण रूप होता है RBOC, इसमें जो है बांट दिया गया। ये कंपनियां कौन थी? तो ये 7 कंपनियां जैसे कि एमरीटेक, बेल अटलांटिक, बेल साउथ, नेक्स, पैसिफिक टेलीसेस, साउथ वेस्टर्न बेल, इसके साथ ही US वेस्ट, इन्हें ही सामूहिक रूप से बेबी बेल कहा गया है। जो ये कंपनियां थी इन्हें ही बेबी बेल के रूप में जाना गया। तो ध्यान रखना है कि ये जो AT&T कंपनी थी इसका जो है अमेरिका पर पूर्णतः मोनोपॉली यानी एकाधिकार था। इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसके मोनोपॉली को तोड़ने के लिए 1942 ईस्वी में MFG मॉडिफाई फाइनल जजमेंट यह जारी किया था। इसी के निर्णय के अनुसार 1984 ईस्वी में यानी 2 वर्ष बाद लगभग AT&T कंपनी को 7 जो रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी थी इनमें जो है तोड़ दिया गया। ये जो कंपनियां थी इस प्रकार थी, इन्हें ही क्या कहा गया, तो बेबी बेल कहा गया। जो ये 7 कंपनियां जो क्षेत्रीय कंपनियां कह सकते हैं जो टूटी हैं, इन्हें क्या कहा गया, बेबी बेल के नाम से जाना गया। रीमर्जर भी होगा या मॉडर्न AT&T भी आई। तो ध्यान रखना है समय के साथ इन जो RBOC कंपनियां थी इनमें जो है विलय हुए और साउदर्न वेस्ट बेल कॉरपोरेशन SBC ने 2005 में AT&T को ही खरीद लिया और उसका नाम बदलकर AT&T INC रख दिया गया। तो ध्यान रखना है कि जो साउदर्न वेस्ट बेल कॉरपोरेशन SBC इन्होंने ही जो 2005 में AT&T को खरीद लिया और उसका नाम बदलकर AT&T ENC डाटा रख दिया गया। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यानी रिमर्ज और मॉडर्न AT इस प्रकार बनी। इसका मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था AT&T कंपनी का? तो दूरसंचार जो सेवाएं हैं यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में ही तो इसके मोनोपॉली थी। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं देती थी, टेलीविज़न सेवाएं देती थी जैसे कि टीवी, AT&T भी डायरेक्ट टीवी, क्लाउड और डेटा सेवाएं भी देती थी। महत्व तो आज जो है
AT&T जो है विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। आप लोगों को ध्यान रखना है, कंपनी नहीं एक है, ध्यान रखना है। तो आज जो है AT&T विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक कंपनी है। यह जो है अमेरिका के प्रमुख मोबाइल सेवा अभी प्रदान कर रही है, यानी मोबाइल जो कैरियर कंपनी है। फॉर्च्यून 500 सूची में भी इसका स्थान शीर्ष पर रहता है। थोड़ा सा जो टर्म आया था जैसे कि AT एंड लॉन्ग लाइन्स, ये इसका जो कार्य था ये कहता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो AT&T लॉन्ग लाइन, यह जो है लंबी दूरी टेलीफोन सेवाएं के विभाग हैं, यानी लंबी दूरी की जो सेवाएं होती हैं इसे के माध्यम से दिया जाता था, यानी AT एंड लॉन्ग लाइन्स। लॉन्ग ही है तो लंबी जो दूरी को होगी उसी को तो यह सेवाएं देगी। तो लंबी दूरी टेलीफोन की सेवाएं विभाग था। RBOC विभाजन के बाद बनी क्षेत्रीय बिल कंपनियां हैं। MFJ यानी मॉडिफाई फाइनल जजमेंट था। ये AT&T को तोड़ने के लिए अमेरिका अदालत का यह आदेश था जो 1962 में आया था। लाटा लॉन्ग लाइन्स क्या है? तो यह जो लाटा है इसका जो पूर्ण रूप होता है लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया होता है। लाटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाटा का पूर्ण रूप लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया। तो लोकल से क्या रखता है, लॉन्ग लाइन तो होगा नहीं, शार्ट होगा, यानी जो क्षेत्रीय होगा। तो यह जो है अलग अलग जो भौगोलिक जोन हैं, ताकि यह अलग अलग जो भौगोलिक जोन हैं, ताकि यह जो है तय हो सके कि कौन सा काल लोकल है और कौन सी लॉन्ग डिस्टेंस है। इसी के लिए यह जो है लाटा एंड लॉन्ग्स लाइन जो है बनाया गया था। तो लाटा का पूर्ण रूप होता है लोकल एंड ट्रांसपोर्ट एरिया, अलग अलग जो भौगोलिक जोन है, ताकि यह तय हो सके कि कौन सी लोकल काल है या और कौन सी लॉन्ग डिस्टेंस की है, इसे पता लगाया जा सके। AT&T लॉन्ग लाइन क्या है? तो यह जो है AT&T का वह हिस्सा है जो लॉन्ग डिस्टेंस काल, जैसे कि शहर से शहर, राज्य से राज्य को संभालता था। तो लॉन्ग से ही पता चल सकता है कि लॉन्ग यानी दूरी जो ज़्यादा होगी उसी के तो संभालेगा। तो AT&T का वह हिस्सा होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस काल को संभालता था। कौन? AT&T लॉन्ग लाइन। अब देख लेते हैं मार्क 1 को। तो मार्क 1 इसे जो है सन 1937 से 1944 के बीच IBM, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये शुरू से अंत तक इतना ज़्यादा अहम कंपनी है कि ये कंपनी नहीं होती तो कंप्यूटर का विकास कुछ और होता, मतलब कि इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका योगदान जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा है। तो मार्क 1 सन 1937 से 1944 के बीच IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सहयोग से हार्वर्ड एकन ने यह जो है मशीन बनाई थी। यह जो है दुनिया की पहली पूरी तरह से फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो मार्क 1 जो है यह दुनिया की जो है पहली पूरी तरह से कंप्लीटली कह सकते हैं फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकली कैलकुलेटिंग मशीन थी, इसलिए इसे जो है मार्क 1 नाम दिया गया। यह जो है मशीन गणनाएं अपने आप करने में सक्षम थी, यानी इंसान को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ता था। इस प्रकार था मार्क 1। अब देख लेते हैं ABC। इसका पूर्ण रूप होता है एटनॉसाफ बेरी कंप्यूटर। ABC एटनॉसाफ बेरी कंप्यूटर। सन 1939 ईस्वी में जॉन एटनॉसाफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर दुनिया का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। तो इन्हीं के नाम पर ABC रखा गया है, ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जॉन एटनॉसाफ है और क्लिफोर्ड बेरी हैं, इन्हीं का जो है नाम रख दिया गया है। जो ABC है यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और इन्हीं के नाम पर जो है ABC यानी एटनॉसाफ बेरी और कंप्यूटर पड़ा है। एटनॉसाफ बेरी कंप्यूटर इन्हीं दोनों जो वैज्ञानिक थे कह सकते हैं, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। यह जो है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चलता था और इसमें जो है बाइनरी सिस्टम का मुख्य आधार होता है और 0 और 1 होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी का यह जो है जो कंप्यूटर था ABC इसी का यूज करता था। यह जो है आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटरों की भी नींव पड़ी, यानी इसी कंप्यूटर के आगे जो है आधुनिक कंप्यूटर की जो है फाउंडेशन पड़ती है। तो एटनॉसाफ बेरी कंप्यूटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं स्टर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC। तो आविष्कार हुआ मॉरिस बिलक्स UK के द्वारा वर्ष 1949 ईस्वी में।
स्थान कह सकते हैं कहाँ पर हुआ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। इसका जो सिद्धांत प्रिंसिपल था तो यह था संचालन निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है यह दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में एक साथ स्टोरेज करने के लिए। तो जो इसका संचालन या सिद्धांत था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को कंप्यूटरों की जो मेमोरी है एक साथ संग्रहित करने के लिए और साथ ही साथ प्रोग्राम को चलने के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है संचालनीय इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है इन दोनों को कंप्यूटर मेमोरी में एक साथ संग्रहित यानी स्टोरेज करने के लिए किए जाते थे और प्रोग्राम को चलाने के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाते थे। इसमें मेमोरी, इसमें जो है मरकरी डिले लाइन का यूज हुआ और जो लॉजिक था इसमें वैक्यूम ट्यूब का। ENIAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ENIAC कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। देखिए ये जो था मुझे आई थिंक फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर था उसी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इन लोगों के पहले इसलिए बढ़ा दिया हूँ क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल भर याद रहेगा। उसमें केवल ENIAC एग्जाम्पल दे देंगे, EDIC एग्जाम्पल दे देंगे कि हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसीलिए मैं इसे पहले पढ़ा दिया हूँ बस, और कुछ नहीं है। आप लोग चाहे अभी पढ़ लीजिए चाहे बाद में, तो इसलिए मैं इसे पहले पढ़ा दिया हूँ। तो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर 1946 ईस्वी में जो है JP इकर्ट एंड जॉन म्यूचली के द्वारा यह जो है बनाया गया था। जो ENIAC है यह दुनिया का पहला जनरली पर्पज पॉली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो जॉन म्यूचली और JP इकर्ट के द्वारा दुनिया का पहला जनरल पर्पज फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1946 ईस्वी में। इसका नाम ENIAC था, शॉर्ट कर दिया गया है। यह कंप्यूटर बहुत बड़ा और भारी था तथा साथ ही साथ बहुत बिजली खाता था। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसकी यह विशेषताएं भी थी कि साइज में बहुत बड़े होते थे, हैवी होते हैं, बिजली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते थे। इसका यूज कहाँ पर किया गया था? तो वैज्ञानिक गणनाओं में, मिसाइल प्रक्षेपण में और साथ ही साथ सैन्य जो उद्देश्य है, सैन्य जो पर्पज हैं इनके लिए किया गया था। नेक्स्ट है EDIC। इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDIC का पूर्ण रूप होता है। ENIAC में एक बड़ी समस्या यह थी कि हर जो नया काम करने के लिए आपको उसका जो प्रोग्राम होता था उसे बदलना मुश्किल था। तो हर नए काम करने के लिए उसका प्रोग्राम जो है बदलना मुश्किल था। यह ENIAC की एक बड़ी समस्या थी, जिसे या इसे जो है आसानी बनाने के लिए डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। तो स्टोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन के द्वारा दिया गया। इसी विचार के आधार पर जो है EDIC कंप्यूटर बनाया गया था। इसका जो अर्थ होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर करना। तो जो EDIC है इसका जो कह सकते हैं इस पर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सके। जो EDIC था आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार मैं आप लोगों को पुनः बता दे रहा हूँ कि जो EDIC है इसे डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था ताकि आसानी हो सके, क्योंकि जो ENIAC था इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हर नए कार्य को करने के लिए उसमें प्रोग्राम बदलना जो है कठोर था, यानी मुश्किल था। इसीलिए EDIC का आविष्कार किया गया। तो इसी जो है विचार के आधार पर जो है EDIC कंप्यूटर जो है बनाया गया था। यह जो कंप्यूटर था डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान है ये डॉक्टर वान न्यूमैन का ही, इसलिए इन्हें कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, डॉक्टर वान न्यूमैन का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान है किसी व्यक्ति का या साइंटिस्ट का तो है डॉक्टर वान न्यूमैन। इन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था कि जो कंप्यूटर है यह बाइनरी सिस्टम जो 0 और 1 है, बाइनरी सिस्टम का आधार 0 1 ही होता है, इसी में जो है डेटा और निर्देशों को जो है स्टोर करेगा। तो इन्होंने जो है सबसे पहले ये कहा था कि यानी सिद्धांत दिया था कि कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम में ही जो है डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है
इन दोनों को स्टोर करेगा। अब देख लेते हैं यूनिवेक। इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक फर्स्ट दुनिया का पहला जो है कमर्शियल कंप्यूटर था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1954 ईस्वी में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा जो है विकसित किया गया था। यह पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक और सामान्य कार्यों जैसे कि बैंकिंग, बीमा, सरकारी जो कार्य थे इसमें इसका जो है यूज किया जाने लगा था। तो यूनिवेक का जो यूज हुआ व्यावसायिक सामान्य कार्यों जैसे कि बैंकिंग, बीमा और सरकारी विभागों में। यह जो है वह दौर था जब कंप्यूटर जो है व्यापारिक दुनिया में प्रवेश करने लगा। तो यूनिवेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह जो है दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। आप लोगों को इसे याद करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर भाई। सन 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी, इन्होंने जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसका नाम इंटेल 4004 बनाया था। तो इंटेल कंपनी के द्वारा ही पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। कब? 1970 ईस्वी में इंटेल 4004। यह एक छोटी चिप होती थी जिसमें पूरे कंप्यूटर के दिमाग, किसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को ही समा गया था। तो यह एक छोटी चिप होती थी जिसमें पूरे कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू जो है समा गया था। इससे छोटे कंप्यूटर यानी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो से क्या होता है, माइक्रो माने सूक्ष्म ही, प्रोसेसर जो सूक्ष्म प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके आविष्कार इससे जो है छोटे कंप्यूटर यानी जो माइक्रो प्रोसेसर आया, जिससे क्या हुआ, जो कंप्यूटर होते इनमें जो है छोटा यानी जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जो आकार में बहुत ज़्यादा, बिजली का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करते थे, हैवी होते थे। जब इसका आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर जो है छोटे बनने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर। यह जो है यहीं से जो है पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी जो है इसी की शुरुआत होती है। आज के प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर जो निर्माता हैं इंटेल हैं। इंटेल का पेंटिनम है, माफ़ कीजिएगा, इंटेल है, पेंटिनम है, सेलोरॉन है और AMD है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004, इसे जरूर याद करें, इंटेल 4004। यह जो है एक छोटी चिप थी जिसमें जो है पूरे कंप्यूटर का दिमाग जो है समा गया था। इससे क्या हुआ, तो जो कंप्यूटर थे छोटे बनना स्टार्ट हुए। यहीं से जो है पर्सनल कंप्यूटर का भी शुरुआत हुई। आज के जो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर जो कंपनी हैं वो जो बनाती हैं इंटेल, पेंटिनम, सेलेरॉन और AMD, ये कंपनियां जो हैं। ये रहा माइक्रो प्रोसेसर, दिखने में इस प्रकार है। अब देख लेते हैं एप्पल सेकेंड। एप्पल सेकेंड तो सन 1977 ईस्वी में कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था एप्पल सेकेंड के द्वारा। तो फर्स्ट कमर्शियल, यहाँ ध्यान रखना है, एक कमर्शियल है और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल के द्वारा जो बनाया गया था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। लेकिन 1977 ईस्वी में फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, कमर्शियल कंप्यूटर, जिसे एप्पल सेकेंड कहा गया। इसे जो है एप्पल कंपनी ने बनाया था, जिसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक। तो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम एप्पल सेकेंड रखा गया। 1977 ईस्वी में यह जो है बनाया गया था। और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि यह फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। यह कंप्यूटर आम लोगों और छोटे व्यवसायों के लिए जो है लाया गया था। इससे कंप्यूटर जो है घर घर तक पहुंचने की शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं कंप्यूटर का विकास यानी क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ही कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण, कैसे कैसे विकास हुआ वर्गीकरण में, यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, बेस्ड ऑन यूज ऑफ हार्डवेयर या साइज भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तृतीय यानी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर। सेकेंड है कार्य के आधार पर यानी बेस्ड ऑन वर्किंग मेथड, इसमें है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग। और थर्ड है आकार और साइज के आधार पर बेस्ड ऑन
साइज और फंक्शन के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे मेन फ्रेम माइक्रो में आ जाएंगे और मिनी में आ जाएंगे। जैसे कि पीसी हुआ, हम लोग पढ़ेंगे, टैबलेट पढ़ेंगे और सारे बहुत हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं हम लोगों को, जो माइक्रो हुआ। ठीक, तो हम इस वीडियो मतलब कि अभी हम लोग जो है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर तो देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेस्ड ऑन वर्किंग मेथड और साइज और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर है इनका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हार्डवेयर के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन दी यूजेज ऑफ हार्डवेयर। तो फर्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 के मध्य। ये देख लीजिए कि थोड़ा सा ये वेरिएबल बहुत सारे बुक में होता है, 1950-56 भी कर सकता है। तो मैं ओवरऑल जो है 1942 से 1955 लेकर आया हूँ। यह जो है पहली कंप्यूटर के यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में वैक्यूम ट्यूब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जिसे वाल्व भी कहा गया। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका उपयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज और लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यह जो है तैयार किया गया था फर्स्ट ही जनरेशन में। डेटा व सॉफ्टवेयर भंडारण के लिए जो है इसमें पंच कार्ड और पेपर जो टैप्स है इसका उपयोग किया गया। तो डेटा और सॉफ्टवेयर जो भंडारण है, यानी डेटा को स्टोरेज करने के लिए इसमें सिंपल पंच कार्ड, जिसे हम लोग देख लिए थे कि यह जो है किसका बने होता था, तो कागज़ का एक कार्ड होता था जिसमें बहुत सारे होल लगे होते थे, इसी के माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता था, यानी पंच कार्ड। और इसमें टेप जो पेपर टेप है इसका उपयोग किया गया। तो इसमें जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। लैंग्वेज के रूप में मशीन लेवल या लो लेवल जो लैंग्वेज भाषा है ये किया गया। और इसमें जो है डेटा व सॉफ्टवेयर के जो स्टोरेज भंडारण के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया था। इसकी जो स्पीड होती थी तो बहुत कितना होती थी, तो तो इसकी जो स्पीड है यह होती है मिली सेकेंड में। ध्यान रखना है आप लोगों को, गणना की गति जो होती है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मिली सेकेंड में, जो 1 मिली सेकेंड है 1/1000 सेकेंड के इक्वल होता है। इन कंप्यूटरों का जो उपयोग हुआ वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक जो रिसर्च है यहाँ पर, इसके साथ ही साथ मिलिट्री एप्लीकेशन में भी किया गया, यानी सैन्य जो उद्देश्य हैं इनमें भी इनका उपयोग किया जाने लगा। इनका जो आकार था बहुत बड़ा था, यानी बल्कि था, और साथ ही साथ ये पावर का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करते थे, और इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती थी यह बहुत कम होती थी। इसमें जो है गति धीमी थी, त्रुटियों यानी एरर की संभावना अधिक थी। इसके साथ ही संचालन भी इसका जो है महंगा पड़ता था। वैक्यूम ट्यूब से अधिक जो है गर्मी यानी हीट उत्पन्न होती थी। इन्हीं कारण इन्हें जो है एयर कंडीशन वातावरण में रखना आवश्यक था। इस कंप्यूटर के एग्जाम्पल यूनिवेक, IBM Mark 1 हम लोग सभी को जो है पढ़ चुके हैं, तभी हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा दिया था। तो यूनिवेक, IBM Mark 1 ये सभी जो हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हूपर ने असेंबली लैंग्वेज, इसके जो है आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था। तो 1952 में सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है कि असेंबली लैंग्वेज के आविष्कार किया था ग्रेस हॉपर ने। अब देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, टाइम पीरियड 1955 से 64 के मध्य। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसमें जो है वैक्यूम के जगह पर ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर का जो है उपयोग किया जाने लगा। तो ट्रांजिस्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। जो ट्रांजिस्टर होते थे ये हल्के होते हैं, छोटे होते थे, और साथ ही साथ ये जो है बिजली की खपत भी जो है कम करने वाले थे। सॉफ्टवेयर जो है अब हाई लेवल असेंबली जो लैंग्वेज है इसमें तैयार किया जाने लगा, यानी जो भाषा यूज किया जाने लगा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो है मेनोमेनिक कोड्स का उपयोग होता था। इसमें आप लोग ध्यान रखना कि असेंबली लैंग्वेज में मेनोमेनिक जो कोड है इसका उपयोग किया जाने लगा, और जो याद रखने में आसान होते थे। डेटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए इसमें जो है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जैसे उपकरणों का यूज किया जाने लगा। इसे आप लोग जरूर याद रखना है। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का जो उपयोग है डेटा को स्टोरेज करने के लिए किस जनरेशन में किया जाने लगा, तो सेकेंड जो कंप्यूटर का जनरेशन है इसमें कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है और स्पीड दोनों बढ़ी अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो कंपेयर किया जा रहा है तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के
अकॉर्डिंग ही कंपेयर किया जा रहा है। तो इसकी जो स्पीड है और साथ ही साथ जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में बढ़ी। कंप्यूटर की गणना की जो गति होती थी पहले मिली पर सेकेंड में होता था, अब माइक्रो में चला गया, यानी 1 माइक्रो जो होता है 10⁻⁶ सेकेंड के बराबर होता है। अब कंप्यूटर जो है इसका जो यूज किया जाने लगा बिजनेस और इंडस्ट्री में भी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की भी यहीं से शुरुआत होती है। IBM के द्वारा जो है कोबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोबल और जो फोरट्रॉन है, इस जो है उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ जिससे प्रोग्रामिंग और आसान हो गई। तो कोबल और जिसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन। ये जैसे कि हाई जो है स्तरीय जो भाषाएं हैं, हाई स्तरीय जो लैंग्वेज हैं, इनका विकास हुआ जिससे प्रोग्रामिंग और आसान हो गई। 1954 ईस्वी में जो है इनका आविष्कार हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है। नोट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1947 ईस्वी में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटमैन ने जो बेल लेबोरेटरी है यहीं पे किया था। देख रहे हैं एटी एंड जो टी कंपनी है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी योगदान दे रहा है। यहीं तो जो क्षेत्रीय कंपनियां थी बनी थी जो 7 बेल के नाम से। तो बेल लेबोरेटरी का जो आविष्कार कहाँ पर हुआ, मतलब कि ये कह सकते हैं जो उसकी पेरेंट कंपनी थी एटी एंड टी, यही तो थी पहले। तो जो विलियम शॉकिल, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटमैन, इन्होंने ही बेल लेबोरेटरीज में 1947 ईस्वी में जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह सिलिका SI या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से बना होता था। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ट्रांजिस्टर होता है यह जो है सिलिकॉन यानी SI या जर्मेनियम जो एक सेमीकंडक्टर होता है JE, इसी से मिलकर बना होता था। अब देख लेते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 ईस्वी के मध्य। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप, इनका जो है उपयोग किया जाने लगा जिससे कंप्यूटर का जो है लघुकरण यानी मिनिएचराइजेशन संभव हुआ। यानी कह सकते हैं अब कंप्यूटर और छोटा बनने लगा। शुरुआत में SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक जो है विकसित हुई। एक ही IC चिप पर जो है सैकड़ों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर जो है बनाए जा सकते थे। कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे इनपुट और आउटपुट उपकरणों का उपयोग बढ़ा। कंप्यूटर की जो स्पीड होती थी तो मिली सेकेंड से बढ़कर क्या हो गई, नैनो सेकेंड, माइक्रो से। फर्स्ट में क्या था, मिली सेकेंड था, सेकेंड में माइक्रो हो गया, थर्ड में नैनो हो गया। तो अब क्या किया जाने लगा, 10⁻⁹ सेकेंड में गणना की जाने लगा कंप्यूटर का। इसमें जो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण जो है गति और कार्य कुशलता भी बढ़ी। हम लोग बिल्कुल जब स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रैम, रोम, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती हैं उन्हें देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग बस हमारे साथ 3 से 4 महीने जुड़ जाइए, हो गया। कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों में होने लगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, हाई लेवल जो लैंग्वेज थी यानी उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कि PL1, पास्कल और बेसिक, यह जो है विकसित हुई। तो तृतीय यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जब था तभी यह विकसित हुई थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग बेचे जाने लगे। 1965 ईस्वी में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PD8 प्रोग्रामिंग डाटा प्रोसेसर PD8 जो है विकसित किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो है 1965 ईस्वी में DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला कमर्शियल मिनी कंप्यूटर PD8 विकसित किया गया। प्रोग्रामिंग डेटा प्रोसेसर 8 जो है विकसित किया गया कब, 1965 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है, थर्ड जो जनरेशन का कंप्यूटर है। नोट के रूप में देख लेते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का जो विकास या आविष्कार किसने किया, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने। अधिकतर आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जैक किल्बी का ही नाम मतलब कि ऑप्शन में रहता है, लेकिन आप लोगों को इससे भी याद रखना चाहिए, रॉबर्ट नोयस के अगर ना दिया तो ध्यान रखना है जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने ही IC चिप यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है इसकी आविष्कार किया था। कब किया था, तो 1958 ईस्वी में।
यह तकनीकी सिलिकॉन SI पर निर्मित होती थी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इसे कहा गया। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से 1989 के मध्य। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग किया जाने लगा। यह जो है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक होती है। इससे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने से LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसे तकनीकी से माइक्रो प्रोसेसर की बहुत जो क्षमता थी यानी कैपेसिटी थी यह बहुत अधिक बढ़ गई। तो VLSI और LSI इसका उपयोग होने से ही जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते हैं, कोई भी मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी है वहाँ बढ़ गई। और VLSI कब, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बनाया गया था LSI और VLSI। कंप्यूटर की जो गति थी पहले मिली था फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद नैनो था सेकेंड में, उसके बाद नैनो कह रहे हैं, माइक्रो था सेकेंड में, नैनो था थर्ड में, और फोर्थ में हो गया पिको सेकेंड। देख रहे हैं अब 10⁻12 सेकेंड में कंप्यूटर की गणना हो जाने लगा करने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से जो है छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर बनना संभव हुआ। देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के पोर्टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोर्टेबल जो कंप्यूटर हैं इसके जो है अब इस मतलब कि बनना संभव होगा जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी VLSI कह सकते हैं। इसी के जरिए जो है बहुत छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। मल्टीटास्किंग की सुविधा एक साथ कई, यानी जो मल्टीटास्किंग होता है इसका मतलब होता है एक साथ कई कार्य किया जाना। तो इसके आविष्कार से क्या हुआ, कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग की सुविधा से एक साथ कई कार्य जो है करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 ईस्वी में M.E. हॉप ने किया था। M है हिंदी में थोड़ा, M.E. हॉप ने किया था, जिससे पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का युग शुरू हुआ। तो PC का युग कब शुरू हुआ, 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट यानी माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बाद ही पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत होती है। 1971 में M.E. हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर को विकास किया। सेमीकंडक्टर मेमोरी ने मैग्नेटिक डिस्क और टेप की जगह ले ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैम यानी रैंडम एक्सेस जो मेमोरी थी इसकी क्षमता बढ़ने से कंप्यूटर की जो अत्यधिक जो गति है यह भी बढ़ी। लैन यानी लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है इसका पूर्ण रूप वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, आप लोग निश्चित रहिए कि मैं नहीं कराऊंगा। यानी लैन यानी अभी आप लोग फिलहाल ध्यान रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क जैसे उच्च गति नेटवर्क जो है विकसित हो गए। पैरेलल कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया का भी उपयोग जो है शुरू हुआ है। 1981 में IBM कंपनी ने अपना पहला माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1981 ईस्वी में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहला माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया जिसे क्या कहा गया, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास से कंप्यूटर का उपयोग आसान हुआ। चौथी पीढ़ी में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का उपयोग है और आसानी से होने लगा। MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विकसित हुए। तो ध्यान रखना है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास होने लगा इसी जनरेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है C भाषा के विकास से प्रोग्रामिंग जो है सरल हुई। उच्च स्तरीय भाषा को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि जो प्रोग्राम है वह सभी कंप्यूटरों पर चल सके। फैक्ट तो मूर का नियम इसके अनुसार क्या था, एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या जो है हर 18 महीने में दोगुनी हो जाती थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक से एक चिप पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है बनाए जा सकते थे। ULSI का जो आविष्कार हुआ था ये 5th जनरेशन में हुआ था। आप लोगों को इसे ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर ही देखेंगे, यानी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 5th जनरेशन का कंप्यूटर 1989 से
1989 से वर्तमान तक कह सकते हैं, यानी AI 2025 जो चल रहा है अभी तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी से मिलियनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विकसित हुए। तो ULSI और SLSI की तकनीकी से मिलियनों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों वाले जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स था, इनका जो है डेवलपमेंट हुआ। इनसे क्या हुआ कि अत्यधिक तेज, छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर बने जिनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत अधिक थी। ध्यान रखना है कंप्यूटिंग पावर है यहाँ पे, ना कि कंजप्शन पावर जो कि बिजली का पावर। मल्टीमीडिया इनोवेशन के प्रयोग से जो है कंप्यूटर का प्रयोग जो है शिक्षा और मनोरंजन दोनों में व्यापक रूप से होने लगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास से सूचना का जो है आदान प्रदान और संपर्क के तरीके क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया, इनके जो जब विकास हुआ तो सूचना जो है आदान प्रदान और संपर्क तरीके में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया गया। CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क जैसे ऑप्टिकल डिस्क विकसित हुए जिनकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक थी। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों को जोड़कर यानी पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर की गति और तेज किया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा सामने आई। अभी हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप है जो कंप्यूटर मतलब फर्स्ट चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल देखेंगे आप लोग, निश्चित रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे कंप्यूटरों में जो है शामिल करने का प्रयास हो रहे हैं ताकि जो है स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सके। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटरों को में जो है शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं ताकि वे स्वयं निर्णय ले सकें। देखिए AI की जो भाषा है, मतलब प्रयोग, मतलब कह सकते हैं कि जो नाम दे दिया था या कह सकते हैं कि अवधारणा दे दिया था, तो ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में दिया था, लेकिन कंप्लीटली जो यूज किया जाने लगा यह 5th जनरेशन में किया जाने लगा। तो ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में शामिल करने का प्रयास हो रहे हैं ताकि वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो लगे। तो कंप्लीटली जब यूज किया जाने लगा तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस यानी AI यह 5th जनरेशन में, लेकिन 3rd जनरेशन में इसकी अवधारणा आ चुकी थी, यह कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग जो है यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें इसका जो उपयोग है स्पीच रिकॉग्निशन यानी स्पीच रिकॉग्निशन और रोबोट निर्माण यानी रोबोटिक्स में भी हो रहा है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के उपयोग से स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई है। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप जो PC है, इन्होंने जो है कंप्यूटरों को जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जोड़ दिया है। तो पोर्टेबल PC हुआ, डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग हर क्षेत्र से जोड़ दिया है। फैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो आकार था आलू के चिप्स के जैसा था, यानी पोटैटो चिप्स जैसा था, इसीलिए। तो गाइज यहाँ तक था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देखें, अबेकस से स्टार्ट किए, उसके बाद अपोलो देखें, A&T कंपनी थी इसे देखें, उसके बाद जनरेशन देखें केवल हार्डवेयर के आधार पर। अभी तो हम लोग साइज देखेंगे और भी है, अभी बहुत सारे देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग हार्डवेयर जो UPSS में लिखा है हार्डवेयर यानी सेकंड जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में इसे बांट लेंगे। फर्स्ट देखेंगे इनपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में, थर्ड हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस के रूप में, यानी स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के रूप में जो हार्डवेयर है उसे हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग निश्चित होकर पढ़िए कि कंप्यूटर में कोई भी कमी रहेगी। हाँ, हो सकता है भाई कि मैं नया हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा हमारे कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन कंप्यूटर के सिलेबस में कोई कमी नहीं रहेगी आप लोगों को। सिलेबस में मतलब कि जो UPSS का सिलेबस है इसमें आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके जो सिलेबस है मतलब कि जो हम कंटेंट देना है इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।